नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर लें, कांग्रेस में फिर से एक समस्या शुरू हो गई छत्तीसगढ़ को लेकर। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में जो भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतरकलह कह लीजिए या एडजस्टमेंट कह लीजिए या वो शांति नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश का मामला इतने दिन से बीजेपी से चल रहा है कि एक्सपेंशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, योगी जी बुलाए जाते हैं, फिर कोई आता है, वही सब चल रहा है। उसी तरह की बीमारी अब कांग्रेस में भी काफ़ी दिनों से देखी जा रही है। पहले हल्का फुल्का राजस्थान में देखा, फिर पंजाब की एक क्राइसिस आ गई जहाँ पे इलेक्शन है, और अभी नई क्राइसिस शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जरा समझ लीजिए, पहले इसका बैकग्राउंड। छत्तीसगढ़ की ये 5वीं जो विधानसभा बनी, 2018 में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे कुल 90 सीट हैं। उस 90 सीट में कांग्रेस को 70 सीट जीती, बीजेपी 14 और जेसीसी जो अमित जोगी चाहिए वाली पार्टी थी वो 4 सीट और बीएसपी 2 सीट। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2018 दिसंबर में ये होता है और 2019 मई में जब वोट पड़ता है, अप्रैल मई में लोकसभा का, तो कांग्रेस जो 90 में से 70 सीट जीती थी वो एमपी के समय केवल 11 में से 2 सीट जीतती है और भाजपा 9 सीट जीतती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को उम्मीद थी, जितने लोग वो पढ़ रहे थे हम सब लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई वहाँ कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आई थी, लेकिन हुआ नहीं। हालांकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कांग्रेस 2014 में 1 सीट जीती थी, 2019 में 2 सीट जीती, तो वो 100% गेन की आप कह सकते हैं। जबकि बीजेपी 2014 में 10 सीट जीती थी, वो 2019 में 1 सीट कम करके वो 9 सीट जीती, तो 10% का उसका लॉस रहा। एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 1998 में जब राज्य बना तो पहले चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी हुए कांग्रेस के। उसके बाद 2002 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ विधानसभा 2003, 2008 और 2013 के इलेक्शंस में बीजेपी लगातार जीती और 15 साल वहाँ उसने शासन किया। रमन सिंह साहब वहाँ इस पूरे 15 साल उन्हीं का टेन्योर रहा। कुछ जैसे शीला दीक्षित थी या ज्योति बसु थे, इस तरह से। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने फिर वहाँ मतलब वापसी की, तो 3 लगातार इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी 2018 का विधानसभा इलेक्शन हार गई। अब हुआ क्या कि जब 2018 का इलेक्शन हारी तो उसमें कांग्रेस के 4-5 जो लीडर थे वो लोगों की प्रमुख भूमिका थी। इसमें पूरे कांग्रेस की तो थी ही, लेकिन कुछ लोगों की प्रमुख भूमिका थी। उसमें से मैं 4 नाम जो ये माना जा रहा था कि ये रनिंग में है फॉर चीफ मिनिस्टरशिप, उसमें से एक हमारे भूपेश बघेल साहब थे, ओबीसी, उससे ताम्रध्वज साहू साहब थे और चरणदास महंत थे और टीएस सिंहदेव थे। ये 4 लोगों ने बहुत मेहनत की थी और ऐसा कहा जा रहा था कि इन सबके कंबाइंड एफर्ट से कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में आई थी। अब हुआ ये कि जो चरणदास महंत थे वो तो स्पीकर बना दिए गए, तो अब बचे 3 कंटेंडर। 3 कंटेंडर में मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी में बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। वहाँ के लोग इनको जय वीरू के नाम से भी बुलाते थे कि इतनी घनिष्ठता थी। तो इन लोगों को ये लगा कि हम दोनों, अब अगर हम ये और साहू जी 3 लोग रहते हैं तो शायद इस झगड़े में ताम्रध्वज साहू जी को चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए। तो इन लोगों ने एक आपस में तय किया और एक फॉर्मूला ये दिया गया उस समय, जैसा कहा जाता है कि 2.5 साल की रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप हो जाएगी। और इस फॉर्मूले के तहत टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ने हाथ मिला लिया, तो नेचुरली ये वाला जो धड़ा था ये भारी हो गया और इसकी बात मान के भूपेश बघेल साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। 17 जून 2021 में वो 2.5 साल वाला जो हाफ वे माइलस्टोन है वो क्रॉस हो गया। अब बेचैनी होनी शुरू हुई भाई। नेचुरली टीएस सिंहदेव को लगा कि 2.5 साल बाद मुझे बन जाना चाहिए। कुछ दिन तक तो वो चुप रहे, लेकिन जब कुछ उन्होंने देखा कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से कहने की बातचीत करनी शुरू की और इसी के चलते वो दिल्ली भी आके बैठे। उन्होंने दिल्ली में लीडरशिप से बात की, ये सब बात होती रही। अभी इस ट्यूसडे को 24 तारीख को हमारे राहुल गांधी जी के घर पे पीएल पूनिया साहब जो इंचार्ज हैं
छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, और ये दोनों लोग टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की एक लंबी मीटिंग हुई। ऐसा कहा जाता है करीब 3 घंटे मीटिंग चली। राहुल गांधी अलग अलग लोगों से मिले, इन लोगों से अलग मिले, फिर एक एक करके जैसे भी मिले 3 घंटे तक ये मीटिंग चली, लेकिन कुछ कंक्लूड नहीं हो पाया। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से मीटिंग करने के बाद राहुल गांधी सोनिया गांधी के यहाँ चले गए थे उनको बताने की, जो भी ब्रीफ करने। बाहर निकल के पूनिया साहब ने कहा कि नहीं, हम लोग 3 घंटे तक हम लोगों ने डेवलपमेंट की बातें की हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 घंटे इस तरह की बात डेवलपमेंट की होने लगे तो बिल्कुल कायाकल्प देश का तो बिल्कुल मतलब चमक ही जाएगा देश, कि अगर इलेक्शन छोड़ के डेवलपमेंट की बात सही में लोग करने लगे। खैर, ये सभी को पता है कि अंदर क्या बात हो रही थी। मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए, पीएल पूनिया साहब मूल रूप से नौकरशाह रहे हैं। अब एक आदमी जिसने जो नौकरी की हो, वो भी मतलब आईएएस की, वो मुझे बहुत नहीं लगता है कि वो बहुत सफल पॉलिटिशियन। वो इलेक्शन एक जगह से जीत सकता है, मंत्री बन जाए, उसको कर लीजिए, लेकिन जो ये एक मैन्यूवरिंग होती है कि 2 राइवल फैक्शंस को, उनके बीच में बातचीत करो, मीडिएशन करो, किसी की बात कम किसी की ज़्यादा, इसके लिए मेरे ख्याल में पीएल पूनिया, अब चूँकि वो पद पे है, उनको वो किया जा रहा है, क्योंकि इसीलिए सब समस्याएं हो रही हैं। आज फिर भूपेश बघेल जी को आज 27 अगस्त को फिर से बुलाया गया है दिल्ली, और वो जब इस बार दिल्ली आ रहे हैं तो अपने उनके साथ 20 एमएलए भी आ रहे हैं। कल आ चुके हैं ऑलरेडी, कल 26 अगस्त की शाम को आ गए हैं जो उनके सपोर्ट में। कुछ एमएलए ऑलरेडी सपोर्ट में और मंत्री ऑलरेडी दिल्ली में पड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव साहब उस मंगल को 24 की मीटिंग के बाद वापस ही नहीं गए हैं। उनके लोगों का कहना है कि जब तक भाई फाइनल कुछ नहीं हो जाएगा डिसीजन, तब तक ये यहाँ से जाएंगे नहीं। भूपेश बघेल साहब को बुलाया गया है। स्टैंड दोनों लोगों का ये, भूपेश बघेल साहब का है कि जो हाईकमांड डिसाइड करेगी मैं उसको मान लूँगा। अब इधर से जो सिंहदेव साहब के समर्थक हैं, उनसे जो बात निकल के आ रही वो आ रही कि टीएस सिंहदेव बिल्कुल एडमेंट हैं कि भाई जो तय हुआ था उसके हिसाब से रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप होनी चाहिए थी। ऑलरेडी उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, आधे से ज़्यादा समय भूपेश बघेल साहब, तो इसलिए मेरा क्लेम है और मुझे ही चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। और वो अभी बीजेपी में जाने की बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं से इस तरह की बात आ रही है कि वो फिर पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, कुछ इस तरह की भी बात कहीं ना कहीं आ रही है। अब दोनों लोगों का वो क्लियर है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पे पार्टी लीडरशिप को एक कुछ निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक क्राइसिस और है, जो पंजाब क्राइसिस है। पंजाब में जब सिद्धू का इतने दिन तक चलता रहा, सिद्धू और अमरिंदर सिंह के झगड़े का, तो लगा था कि शायद सिद्धू जी के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना देने से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन वो सेटल नहीं हुआ है। अभी भी खूब हंगामा हो रहा है। अब दूसरा ये हुआ कि अभी कल परसों में स्टेटमेंट आया है कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो वाइफ एमपी हैं प्रीनीत कौर जी। अब एक तो मुझे अजीब सा लगता है कि ये सब लोग परिवारवाद और इसका उसकी बात करते हैं। पंजाब में जैसे ये कहा जाता है ना कि यूपी बिहार के लोग बड़ा अपने लड़के को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, कितना हल्ला मचा था, आज तक उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन आप पंजाब देख लीजिए, बादल परिवार में देख लीजिए, बहू बीवी जो भी है वो कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई एमपी, कोई एमएलए। वही चीज़ कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं, भाई खुद चीफ मिनिस्टर, पत्नी एमपी। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे 4 एमपी और 19 और एमएलए, टोटल 23 लोगों की एक टीम मिलके ये बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट दमखम के साथ लग गई है, और इसको कहीं ना कहीं सिद्धू बैक कर रहे हैं। और यही प्रीनीत कौर जी ने, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और चीफ मिनिस्टर और एमपी भी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये सब की मूल जड़ जो है वो सिद्धू हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो विरोधी खेमा है वो कह रहा है कि हम सेंट्रल लीडरशिप से मिलेंगे। हालांकि अभी 4 मंत्री और 3 एमएलए देहरादून गए थे, वहाँ वो देहरादून में मिल के आए हरीश रावत जी से, जो इंचार्ज हैं पंजाब के कांग्रेस की तरफ से। और हरीश रावत जी ने उसके बाद स्टेटमेंट दिया कि भाई इलेक्शन तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा। इस बीच एक जो समस्या हुई है वो सिद्धू के नज़दीकी 2 लोग हैं, प्यारेलाल गर्ग जी और मलविंदर माली जी। ये लोग, इन दोनों लोगों ने पाकिस्तान और कश्मीर पे कुछ अजीब सा एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया है, जो काफ़ी विवादास्पद है।
और जिसके बाद अमरिंदर सिंह ने इन लोगों को टोका है कि भाई आप इस तरह के ट्वीट मत करिए। उन्होंने ट्वीट करके टोका है और उससे भी एक मुझे ऐसा लगता है कि वो कड़वाहट बढ़ी ही है, क्योंकि अभी वहाँ का भी मामला सेटल होता नज़र नहीं आ रहा है। राजस्थान का बहुत क्लियर है ही कि राजस्थान में अभी तो अशोक गहलोत साहब का एंजियोप्लास्टी कुछ हुई है, तो सचिन पायलट भी वहाँ भाई कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि लीडरशिप जो भी उनको एश्योरेंस दी गई थी उसको सेटल किया जाए। क्योंकि मैं सिर्फ कांग्रेस नहीं, कहीं पे भी ये आवश्यक है कि ये पता रहना चाहिए नीचे के लोगों को भाई हु इज़ द लीडर, हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स, मेरा नेता कौन है। वो कांग्रेस में क्लियर नहीं हो रहा है और इसी के लिए एक मुझे लगता है कि कांग्रेस की दिक्कतें भी हो रही हैं। मैं जैसे एक चीज़ और बताऊं, लोगों का जो धैर्य है ना, इन जनरल कांग्रेस के लोगों का नहीं कहना है, जो भी ये देखते हैं कि भाई एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए, उनका भी धैर्य अब धीरे धीरे राहुल गांधी जी, क्योंकि ना किसी को प्रेसिडेंट बनने दे रहे हैं ना खुद प्रेसिडेंट हो रहे हैं, तो उनका धैर्य भी थोड़ा थोड़ा, आम आदमी का भी थोड़ा धैर्य तो कम होता जा रहा है। मतलब ही इज ऑल्सो वो, क्योंकि जीते या हारें, कांग्रेस की मूल रूप से इस जिम्मेदारी से कांग्रेस नहीं भाग सकती है कि उसको ऑपोजिशन में रह के एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का रोल निभाना है, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे वही एक पार्टी ऐसी है जो जिसका हर स्टेट में फुटप्रिंट है। और कांग्रेस आज की तारीख में कम से कम वो रोल, ठीक है राहुल गांधी जी बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो रोल बखूबी निभाते हुए तो नहीं लग रहे हैं। दिक्कत क्या है कि अभी प्रशांत किशोर, जैसे वहाँ पंजाब में प्रशांत किशोर जी ने वो काम नहीं कर रहे हैं इस बार अमरिंदर सिंह साहब का, ऐसा लग रहा है कि इस समय उनकी बात बनी नहीं है। वो जो बीच में चल रहा था कि कांग्रेस वो ज्वाइन कर रहे हैं या जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं, वो भी नहीं हुआ है। आप यूपी में ही देख लीजिए, यूपी कांग्रेस की हालत देख लीजिए। यूपी कांग्रेस में प्रियंका गांधी कब आई थी, पिछले महीने, और कह गई थी मैं हर महीने आऊँगी वो रहूँगी, और फिर उन्होंने बताया कि वो कहाँ विदेश जा रही हैं बच्चे का एडमिशन कराने। अभी कहीं आज अगस्त ख़त्म होने को आ रहा है, कहाँ उनकी कुछ पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे कोई रणनीति कांग्रेस की दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अंत में मैं एक आपको छोटा सा किस्सा बता के ख़त्म करूँगा। किस्सा ये है कि 89 में जब कांग्रेस इलेक्शन हार गई, तो एक वो हरियाणा में वो जो रिसोर्ट है वहाँ पे, एक फरीदाबाद के पास, वहाँ पे एक बड़ा ये हुआ मंथन शिविर या चिंतन शिविर टाइप कुछ चीज़ हुई। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी ने सबसे पूछना शुरू किया कि अच्छा भाई हार का कारण बताइए, हार का कारण बताइए। तो लोग कुछ कुछ कारण बता रहे थे। तो उसमें एक हमारे ये कहा, मतलब ये मुझे किसी ने जो वहाँ मौजूद था उसने बताया कि एक हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेता थे महावीर प्रसाद साहब, बांसगांव से एमपी रहे, एमएलए, वो मंत्री भी रहे। उनसे जब पूछा गया कि कारण बताइए, तो उन्होंने कहा अरे ये कुछ वो इंक आ गई है और कुछ गलत इंक आ गई है, इंक उड़ जाती, कुछ अजीब सा जवाब दिए। तो लोगों ने को ये लगा भाई ये क्या जवाब देना चाहते, दूसरा बताइए। तो फिर मीटिंग चलती रही एआईसीसी की। फिर जब सेकेंड राउंड आया, फिर उनसे पूछा गया कि आप कारण क्यों भाई, कांग्रेस क्यों हारी। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ उल्टे पुल्टे जवाब दिए। तो ये जब मीटिंग खत्म हो गई, जब खाने पीने पे बैठे, तो अर्जुन सिंह ने उनसे पूछा कि भाई महावीर जी ये बताइए आप ये क्या जवाब दे रहे थे, आपको क्या जवाब दें। अरे भाई हारी राजीव गांधी आपकी वजह से, तो क्या उनसे कहें कि आपकी वजह से हारी। तो वही अब दिक्कत हो रही है कि इस समय जो कांग्रेस का जो भी नुकसान हो रहा है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें राहुल गांधी का जो निर्णय नहीं ले रहे हैं उसके कारण हो रहा है। लेकिन यही है कि कांग्रेस में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन कहे कि आपके इस अनिर्णय की वजह से सारी जगह कांग्रेस में, हर स्टेट में कांग्रेस में कुछ ना कुछ उहापोह की स्थिति है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।